हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लीगल वाणी। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जब भी हम केस लॉज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ के, तो उसमें हम केस का नेम विद द पार्टीज इन्वॉल्व और ईयर ऑफ द केस, इन सब पे एम्फेसाइज करेंगे। देन फैक्ट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर केस के और क्या जजमेंट निकला, कौन से प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए गए, नए प्रिंसिपल्स कौन से स्टेब्लिश किए गए, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं विद योर फैक्ट्स। बहुत बार फैक्ट्स पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, विद की पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व थी, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। और ईयर्स पे तो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम केस पे डिस्कशन की बात करें तो पहला केस है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस। ठीक है, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस नेम है केस का। ठीक है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी वर्सेस डेनमार्क / नीदरलैंड, ये पार्टीज इन्वॉल्व थी और 1969 इसका ईयर है। ऐसे ही सेम पैटर्न में सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे कि पहले केस का नेम, ठीक है, फिर जो पार्टीज इन्वॉल्व थी एंड लास्ट में ईयर ऑफ द केस। ठीक है, देन फैक्ट्स एंड देन कोर्ट ने क्या हेल्ड किया और क्या प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में डेनमार्क एंड नीदरलैंड सबमिटेड एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट विद जर्मनी टू ICJ's इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस involving claim to the North Sea continental shelf. These two separate claims were joined by ICJ and decided as one case. ठीक है, देखो डेनमार्क और नीदरलैंड ने इंडिविजुअली सबमिट किया था ICJ पे जर्मनी के अगेंस्ट एक डिस्प्यूट। ठीक है, उस डिस्प्यूट में उन्होंने कहा कि ICJ क्लियर करे कि हमारा डेनमार्क का एरिया कितना है, जर्मनी का कितना एरिया है नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। और नीदरलैंड ने भी सेम ही डिस्प्यूट सबमिट किया था कि नीदरलैंड का एरिया कितना है और जर्मनी का एरिया कितना है, क्योंकि तीनों में डिस्प्यूट आ रहा था। ठीक है, अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस कंट्री का कितना है उस पर्टिकुलर नॉर्थ सी पे। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने लॉ ऑफ सी डिस्कस की थी तो उसमें हमने देखा था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। ठीक है, जो टेरिटोरियल बाउंड्री से, ठीक है, टेरिटोरियल एरिया से जो भी सीबेड्स या सबसॉइल कंप्राइज्ड एरिया होता है, ठीक है, जो नेचुरली बना होता है, या फिर अगर टेरिटोरियल एरिया से हम उसको 200 नॉटिकल माइल्स में मेजर करें तो वहां तक का एरिया को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, जिसके भी टेरिटोरियल एरिया, जो भी कंट्री का कोस्टल लाइन से टेरिटोरियल एरिया से काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था कि किसका कितना कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है। ठीक है, तो उन्होंने ICJ में अपना एक डिस्प्यूट सबमिट किया। दोनों का डिस्प्यूट को समझ के ICJ ने इसको एक केस बना दिया, जिसको हम नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस कहते हैं। ठीक है, द पार्टी सॉट अ मेथड बाय विच कॉन्टिनेंटल शेल्फ कुड बी फेयरली डिलिमिटेड। ठीक है, पार्टीज ये चाहती थी कि एक कोई मेथड हो, ठीक है, जिससे फेयरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो एरिया है उसको डिलिमिटेशन किया जा सके। ठीक है, Denmark and Netherlands argue that the method of equidistance should be implemented. This is that each state claimed all area that are closer to itself than any other state. They claim that Geneva Convention supported this method. देखिए, जो डेनमार्क है, नीदरलैंड है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया था कि जो इक्विडिस्टेंस का प्रिंसिपल है, जो कि जिनेवा कन्वेंशन में भी सपोर्ट किया गया था, उस इक्विडिस्टेंस के फॉर्मूले से आप, उस मेथड से आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिसाइड कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता था कि ईच स्टेट क्लेम ऑल एरिया दैट आर क्लोजर टू इटसेल्फ देन एनी अदर स्टेट। जिसका जो एरिया होगा, जिसका कोस्टल लाइन से जितना नज़दीक होगा, उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, उसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो है वो ज़्यादा हक बनेगा देन एनी अदर स्टेट। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस का प्रिंसिपल था। ठीक है, जो जेनेवा कन्वेंशन में स्पेसिफिकली बताया हुआ था कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है, ठीक है, तो उसमें इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जर्मनी हु हैड नॉट रेटिफाइड द जेनेवा कन्वेंशन क्लेम्ड दैट द रूल ऑफ इक्विडिस्टेंस वाज अनफेयर। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन को कभी भी जर्मनी ने रेटिफाइड किया ही नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इक्विडिस्टेंस का प्रिंसिपल है वो अनफेयर है। ठीक है, जिसका जितना क्लोजर होगा उसके पास राइट होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, और जिसका
जो कोस्टल एरिया वो पीछे होगा उसका राइट नहीं होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। ये एक अनफेयर मेथड है, जर्मनी के कंटेंशंस ये थी। ठीक है, द नीदरलैंड एंड डेनमार्क आर्ग्यू दैट आर्टिकल 6 that Germany was bound by it by way of custom and international law since the article existed independently of the convention। ठीक है, देखो ठीक है, नीदरलैंड डेनमार्क ने माना कि ठीक है जर्मनी ने जिनेवा कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है तो ठीक है इक्विडिस्टेंस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इक्विडिस्टेंस का प्रिंसिपल पहले से चला आ रहा था इस कन्वेंशन के पहले से एज अ कस्टमरी लॉ, तो जर्मनी बाउंड है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। ये फिर डेनमार्क और नीदरलैंड ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया और क्या प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए। द कोर्ट एम्फेसाइज अपॉन द एस्पेक्ट ऑफ जनरलिटी एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस इन कॉन्सोनेंस विद ओपिनियो जुरिस फॉर द इमर्जेंस ऑफ कस्टमरी लॉ। ठीक है, उन्होंने पहले ये बात की कि क्या ये कस्टमरी लॉ है। ठीक है, अगर कस्टमरी लॉ ही इस्टेब्लिश हो गया तो फिर जो ट्रीटी है वहां तक जाने की बात नहीं होगी। तो पहले ये देखा गया कि कस्टमरी लॉ है, तो ये पाया गया कि क्या एक जनरलिटी थी, क्या एक यूनिफॉर्मिटी है इस पर्टिकुलर इक्विडिस्टेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करने में। क्या कभी भी जो भी डिस्प्यूट अराइज हुए थे जिनेवा कन्वेंशन बनने से पहले, क्या सारे ही जो डिस्प्यूट्स हैं वो इक्विडिस्टेंस से सॉल्व होते थे। क्या ओपिनियो जुरिस का कॉन्सेप्ट लगता था। ओपिनियो जुरिस का कॉन्सेप्ट मतलब क्या उसको एज अ लीगल ऑब्लिगेशन की तरह उस लॉ को, उस कस्टमरी रूल को परफॉर्म किया जाता था। तो ये कोर्ट ने देखा कि फेडरल रिपब्लिक was not bound by equidistance principle either by treaty law or by customary law। treaty law से तो बाउंड नहीं होगी क्योंकि उसने treaty law रेटिफाइड ही नहीं किया था जिनेवा कन्वेंशन, और customary law से भी नहीं होगी क्योंकि ओपिनियो जुरिस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, जरूरी नहीं था कि हर डिस्प्यूट में इक्विडिस्टेंस प्रिंसिपल को ही देखा गया, जनरलिटी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। It held that the delimitation has to be effected by agreement in accordance with the equitable principle। देखो उन्होंने कहा कि equitable principle इवॉल्व होगा, इक्विडिस्टेंस का प्रिंसिपल नहीं, इक्विटेबल प्रिंसिपल, एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। और सर्कमस्टांसेस क्या है रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस, ज्योग्राफिकल फीचर, कोस्ट लाइन की लेंथ एंड अदर फैक्टर जो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं डिलिमिटेशन को, उन सारों को देख करके ही एक इक्विटेबल प्रिंसिपल इवॉल्व किया जाएगा। और जो आईसीजे है उन्होंने जर्मनी, नीदरलैंड और डेनमार्क को एक इक्विटेबल प्रिंसिपल फॉर्म करने के लिए बोल दिया था कि आप एक इक्विटेबल प्रिंसिपल फॉर्म करिए जो आप तीनों के लिए रीजनेबल हो। ठीक है, आप तीनों के लिए फेयर हो। ठीक, फॉर इंस्टेंस इन द यूनाइटेड किंगडम वर्सेस डेनमार्क, देखिए अब कोर्ट ने क्या किया, जब यूनाइटेड नेशन और डेनमार्क का केस इसी सेम, देखिए जब ये केस था, ठीक है, फिर बाद में जो केसेस आए उसमें यूनाइटेड नेशन और डेनमार्क का जब केसेस आया, ठीक है, या यूनाइटेड नेशन और नॉर्वे का जो केसेस आया उसमें उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल, जैसे किसी में फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फिर क्या किए, जजमेंट देना स्टार्ट किया। यूनाइटेड किंगडम एंड डेनमार्क के केसेस में इक्विटेबल सोल्यूशन को देखा गया, इक्विटेबल सोल्यूशन को, जबकि यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे में भी इक्विटेबल प्रिंसिपल को ही देखा गया। ठीक है, तो इसके बाद से इक्विडिस्टेंस का जो मेथड था उसके बदले इक्विटेबल सोल्यूशन पे ज़्यादा बात होने लगी। ठीक है, तो इक्विटेबल जो प्रिंसिपल है वो इवॉल्व हुआ नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस से। ठीक है, पहली चीज़ कि इक्विटेबल प्रिंसिपल की बात हुई, इक्विडिस्टेंस की बात हुई। ठीक है, दोनों चीज़ों पे बात हुई। थर्ड, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ हुआ। ठीक है, डीलिमिटेशन के लिए तो था ना, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, इसी के ही रिगार्डिंग ही डिस्प्यूट फाइल किया गया था। ठीक है, तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस लिख दिया और 3-4 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, एक में लिख दिया रिपेरेशन, एक में लिख दिया इक्विटेबल प्रिंसिपल, एक में लिखा समथिंग एल्स। तो आप किसको करेक्ट करेंगे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस में, आप इक्विटेबल प्रिंसिपल को टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो केसेस हैं ऐसे ही आते हैं। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही केस लॉस को दिया जाता है। ठीक, इसके लिए प्रिंसिपल्स भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट केस अगर हम देखें तो नेक्स्ट केस है एसएस लोटस केस। देखिए नाम है एसएस लोटस केस। जो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो थी फ्रांस वर्सेस टर्की, और केस का जो ईयर है वो है 1927। ठीक है,
The case of SS Lotus can be considered to be the first case where the question of jurisdiction was raised for the first time. ये पहला केस है जिसमें jurisdiction का क्वेश्चन raised हुआ था. ठीक है. In SS Lotus case में आप facts देख रहे हैं. A Turkish ship was caught collide with a French ship SS Lotus. एक टर्किश शिप कोलाइड हो गई थी, ठीक है, टकरा गई थी फ्रेंच शिप के साथ, SS Lotus के साथ, इन अ हाई सी ऑन 2 अगस्त 1926 को. एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन जो टर्किश शिप कैप्साइज्ड अलोंग विद द लॉस ऑफ लाइव्स ऑफ 8 टर्किश सेलर्स एंड पैसेंजर्स. ये कोलिजन की वजह से क्या हुआ कि टर्किश के जो भी 8 टर्किश सेलर और पैसेंजर्स की डेथ हो गई, लॉस ऑफ लाइफ. ठीक है. When the French ship Lotus reached Turkey, the authorities of Turkey has arrested M. Denoms, जो फ्रेंच शिप के कैप्टन थे, and along with the captain of capsized Turkish ship as tried on the court of manslaughter. ठीक है. केस का फैक्ट समझ में आए कि 2 शिप थी, एक टर्किश की और एक फ्रेंच की, वो कोलाइड हो गए. ठीक है. और जिसमें टर्किश शिप के जो भी सेलर्स थे, पैसेंजर्स थे, उनकी डेथ हुई. ठीक है. जो फ्रेंच ये अब जो टर्किश शिप है, ठीक है, वो भी खराब हो गई थी. तो फ्रेंच शिप जो लोटस है वो टर्किश लेकर के गई. ठीक है. टर्की के शिप को भी और अपनी शिप के साथ साथ लेकर के गई. तो जैसे ही वो टर्की पे रीच करी फ्रेंच शिप, उन्होंने जो फ्रेंच शिप के कैप्टन थे एम डेमोन्स, उनको और जो टर्किश शिप के कैप्टन थे उन दोनों को क्या किया, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया in the case of manslaughter के केस में. The question therefore arose in the court whether the Turkish authorities have committed a crime by trying a foreign national in their court for a crime committed outside Turkey. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो केस हुआ था वो हाई सी पे हुआ था. हाई सी किसी के भी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है, फर्स्ट थिंग. ठीक है. हाई सी में केस हुआ था, हाई सी में कोलिजन हुआ था. तो अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ है, ठीक है, जो फ्रेंच ने जो केस किया है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने वो ये किया कि क्या टर्किश अथॉरिटीज़ के पास ये अथॉरिटी है, टर्किश के पास ये अथॉरिटी है कि वो फॉरेन नेशनल जो फ्रेंच शिप के कैप्टन थे एम डेमोन, उनको वो ट्राई करे जो क्राइम कमिट हुआ था आउटसाइड टर्की, जो टर्की के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को. द कोर्ट initiated 2 principles, namely outside its territory and within its territory, collectively known as Lotus Principle. ठीक है. अब देखिए कोर्ट ने क्या एक 2 प्रिंसिपल इवॉल्व किए, एक जिसको लोटस प्रिंसिपल कंबाइन होकर के लोटस प्रिंसिपल कहते हैं. पहला है आउटसाइड इट्स टेरिटरी और सेकेंड है विद इन इट्स टेरिटरी. ये 2 प्रिंसिपल्स निकाले. ठीक है. The first principle says that country cannot act beyond its jurisdiction unless the same is being allowed by the convention, custom or treaty. ठीक है. पहला प्रिंसिपल ये कहता है आउटसाइड इट्स टेरिटरी कि कोई भी कंट्री कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करेगी जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर हो, जब तक कि वो एक्ट को कन्वेंशन, कस्टम या ट्रीटी के वजह से एक्सेप्ट ना किया गया हो. ठीक है. The second principle say that the state may exercise jurisdiction within its territory even though there is no specific international law या treaty allowing to do so. बाहर देखो 2 प्रिंसिपल आए, जिसमें पहला था आउटसाइड इट्स टेरिटरी. वो कहते हैं आउटसाइड इट्स टेरिटरी में कि कोई भी कंट्री अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई भी एक्ट नहीं कर सकती. ठीक है. दूसरा प्रिंसिपल कहता है लेकिन अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शन में कर रही है तो उसके लिए उसे कोई इंटरनेशनल लॉ की जरूरत नहीं है, अपनी जुरिस्डिक्शन में तो वो कर सकती है. ठीक है. और बाहर की जुरिस्डिक्शन में वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर वो कोई भी एक्ट नहीं कर सकती जब तक कन्वेंशन, कस्टम और ट्रीटी उसे सपोर्ट नहीं करते हों. ये 2 प्रिंसिपल निकाले. इन दोनों को कलेक्टिवली ही लोटस प्रिंसिपल कहा जाता है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, international law govern what state cannot do, but it does not necessarily prescribe every action that state can take. देखिए वो मना कर सकती है इंटरनेशनल लॉ. ठीक है. आउटसाइड इस टेरिटरी और विद इन इट्स टेरिटरी का जो हमने देखा उसमें क्या था फर्स्ट वाले में कि कंट्री कैन नॉट डू, कंट्री अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं एक्ट कर सकती. ये इंटरनेशनल लॉ में गवर्न होता है. ठीक है. लेकिन टेरिटरी के अंदर कर सकती है, इंटरनेशनल लॉ में गवर्न नहीं होता है. ठीक है. टेरिटरी के अंदर आपकी सोवरेनिटी है, आपकी इंटरनल अफेयर्स हैं, आप कर सकते हो. तो इंटरनेशनल लॉ हमेशा
क्या नहीं कर सकते हो वही आपको बताएगी। इंटरनेशनल लॉ गवर्न वन स्टेट कैन नॉट डू बट इट डज नॉट नेसेसरी प्रिस्क्राइब एवरी एक्शन दैट स्टेट कैन टेक, पर हर एक्शन स्टेट कर सकती है नहीं कर सकती नहीं बताएगी। ठीक है, इन द केस द कोर्ट हैड दैट देयर लाइज अ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन दैट इज बोथ टर्किश एंड फ्रेंच अथॉरिटी हैज अ राइट टू ट्राई द ऑफेंडर एंड नॉट जस्ट द फ्लैग स्टेट दैट इज फ्रेंच अथॉरिटी। ठीक है, इस केस में क्या निकल के आया, ठीक है, कि हर एक चीज में इंटरनेशनल लॉ गवर्न नहीं करती है, वो सिर्फ आपको क्या नहीं करना है यही बताती है। ठीक है, ठीक, तो जब इस केस में डिसीजन क्या निकला कि कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, सिर्फ फ्रेंच अथॉरिटी के पास ही जुरिस्डिक्शन नहीं है क्योंकि वो फ्लैग स्टेट थी। ठीक है, टर्किश के पास भी सेम जुरिस्डिक्शन है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन की बात की। ठीक है, तो हाई सी पे जब भी कोई भी डिस्प्यूट अराइज होने लगे उसके बाद से हाई सी में, तो जो भी जुरिस्डिक्शन की बात होने लगी वो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन की बात होने लगी। ठीक है, तो टर्किश और फ्रेंच अथॉरिटी दोनों के पास ये राइट थे कि वो दोनों ही ऑफेंडर को ट्राई कर सकते थे। ठीक है, अगर फ्रेंच शिप है वो अगर फ्रांस चले जाती, ठीक है, तो भी फ्रांस के पास ये जुरिस्डिक्शन था कि वो उस ऑफेंडर को, जो फ्रेंच शिप का कैप्टन है, उसको क्या करेगी, उसको एज अ ऑफेंडर ट्रायल होगा कोर्ट में एज अंडर मैनस्लॉटर केस में। ठीक है, ठीक, तो यही टर्किश ने किया। तो ये नहीं क्वेश्चन उठता है कि टर्किश के पास अथॉरिटी है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट केस की हम बात करेंगे टेम्पल ऑफ प्रीविहार केस। नाम है टेम्पल ऑफ प्रीविहार। ठीक है, कि पार्टीज इन्वॉल्व है कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड और 1962 का केस है। The case revolved around a territorial dispute between Cambodia and Thailand. Territorial dispute के पे ये केस है over an ownership of Temple of Previhaar and the surrounding area। देखिए, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, और किस टेरिटोरियल के लिए है, वो है कि जो टेम्पल है प्रीविहार, ठीक है, वो किसकी ओनरशिप के अंदर आता है, और सिर्फ टेम्पल ऑफ प्रीविहार नहीं, उसका एडजेसेंट एरिया भी, सराउंडिंग एरिया भी। The temple is a UNESCO World Heritage Site located on the border between the two countries। कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर के बीच में टेम्पल ऑफ प्रीविहार है, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी गवर्न होता है। तो अब इसमें किसका ओनरशिप है, इस पे डिस्प्यूट था। ठीक है, क्योंकि क्या था, बॉर्डर पे थी ये टेम्पल ऑफ प्रीविहार, बॉर्डर पे था। ठीक है, बैकग्राउंड, द डिस्प्यूट ओवर द टेम्पल ऑफ प्रीविहार डेट्स बैक टू अर्ली 20th century when the Cambodia was a French protectorate. In 1962, the ICJ issued a judgment that ruled in favor of Cambodia's sovereignty over the temple itself. But the ruling did not explicitly address the surrounding area। देखिए, जो सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड है वो केस 20th century में आया, लेकिन 1962 में ही टेम्पल ऑफ प्रीविहार किसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो केस डिसाइड हो चुका था, और उसमें कंबोडिया की सोवरेनिटी को रूल आउट किया था। ठीक है, कि कंबोडिया की सोवरेनिटी है टेम्पल ऑफ प्रीविहार में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब जो केस नया आया 2013 में 20th सेंचुरी में, उसमें ये पूछा गया कि जो एडजेसेंट एरिया है, ठीक है, टेम्पल ऑफ प्रीविहार कंबोडिया की सोवरेनिटी के अंदर आता है, लेकिन जो एडजेसेंट एरिया है वो किसके अंदर आएगा, क्या वो थाईलैंड के अंदर आएगा या वो कंबोडिया के अंदर ही आएगा। The court ruled that in 1962 judgment awarded Cambodia sovereignty over the entire territory of the promontory on which the temple of Previhaar is situated, as well as the land in the vicinity of the temple. This include territory that was subject to the original dispute between Cambodia and Thailand। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि 1962 के जजमेंट के अकॉर्डिंग टेम्पल ऑफ प्रीविहार तो कंबोडिया की सोवरेनिटी के अंदर है ही है, तो उसके साथ जो एडजेसेंट एरिया है, जो विसिनिटी है उस टेम्पल की, वो भी कंबोडिया की सोवरेनिटी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्पल ऑफ प्रीविहार का केस है ना, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट के पे है। ठीक है, कि जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ है ओनरशिप का, ठीक है, उस पे ये केस डिसाइड हुआ है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे कौन सा केस डिसाइड हुआ, तो टेम्पल ऑफ प्रीविहार केस टेरिटोरियल डिस्प्यूट का केस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, और कंबोडिया और थाईलैंड जो थी वो पार्टीज थी। 1962 में ये केस फर्स्ट टाइम आया, देन 2030 में इसी को एक्सटेंड किया गया। पूछा गया कि
कि जो टेम्पल ऑफ प्री विहार है उसकी विसिनिटी का जो एरिया है वो किसके अंदर आएगा, क्या वो भी कंबोडिया के अंदर आएगा या वो थाईलैंड के अंदर आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। नेक्स्ट केस, आइसलैंड ऑफ पाल्मास केस। आइसलैंड ऑफ पाल्मास केस का नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस नीदरलैंड, पार्टीज इन्वॉल्व एंड 1928 का जजमेंट। The case involved around a territorial dispute between United States and the Netherlands concerning the sovereignty over the Iceland of Palma। देखिए सेम, इसमें भी केस रिवॉल्व था अराउंड अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बीच। टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, ठीक है, किसके बीच में था, यूनाइटेड स्टेट और नीदरलैंड के बीच में, कंसर्निंग अ सोवरेनिटी ओवर द आइसलैंड ऑफ पाल्मास। टेम्पल ऑफ प्री विहार में कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में था, ठीक है, टेम्पल ऑफ प्री विहार को लेकर के। आइसलैंड ऑफ पाल्मास में आइसलैंड ऑफ पाल्मास को लेकर के यूएस और नीदरलैंड के बीच में था, ठीक है। In 1928 the dispute was brought before the permanent court of arbitration। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जाता है कि आपको नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ दे देंगे, आपको लोटस केस दे देंगे, आपको टेम्पल ऑफ प्री विहार दे देंगे और आपको आइसलैंड ऑफ पाल्मास केस दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो आपको आइसलैंड ऑफ पाल्मास में टिक करना पड़ेगा कि आइसलैंड ऑफ पाल्मास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में आया था, ठीक है, इन द हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। द आर्बिट्रेशन पैनल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 आर्बिट्रेटर इशूड इट्स डिसीजन नोन एज पाल्मास आइसलैंड केस अवार्ड, इस नाम से। The arbitrators consider historical evidences, international law principles and concept of terra nullius। terra nullius का मीन्स होता है जो लैंड किसी की नहीं होती है, बिलोंग टू नो वन, ठीक है, वो जो चीज है वो किसी की बिलोंग नहीं है। इस कॉन्सेप्ट मतलब इन 3 कॉन्सेप्ट को लेकर के उन्होंने डिसीजन दिया। पहला था कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस को उन्होंने देखा, ठीक है, कि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो आइसलैंड ऑफ पाल्मास किसके अंडर आता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को उन्होंने देखा, ठीक है। तो जो की पॉइंट जिसपे उन्होंने अवार्ड दिया, पहला था इफेक्टिव ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि किसका इफेक्टिव कंट्रोल है उस टेरिटरी पे। द आर्बिट्रेशन पैनल एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव ऑक्यूपेशन एज अ बेसिस ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी। दे फाउंड कि यूएस का इफेक्टिव कंट्रोल और गवर्नेंस है आइसलैंड ऑफ पाल्मास में। पहला, रेस नलिस को उन्होंने रिजेक्ट किया। द पैनल रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस नलिस एज अ जस्टिफिकेशन फॉर सोवरेनिटी। दे स्टेटेड दैट टेरिटरी कुड नॉट बी कंसिडर्ड नोबडीज लैंड if it was inhabited by indigenous people and used for economic activities, ठीक है। नेशनलिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने उसको हटाया, उन्होंने बोला क्योंकि वहाँ इनहेबिटेंट्स रह रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर की जा रही है और उसमें जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो यूएस का है, इसलिए रेस्ट नलिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कि टेरिटरी ऑफ नोबडी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। देन सोवरेनिटी ग्रांटेड टू द यूएस, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑक्यूपेशन। हिस्टोरिकल टाइज एंड आर्बिट्रेशन पैनल ने यूएस के लिए जजमेंट दिया कि यूएस का इफेक्टिव कंट्रोल है, यूएस की सोवरेनिटी है आइसलैंड ऑफ पाल्मास में, ठीक है। द केस रिमेन रेलेवेंट इन डिस्कशन रिलेटेड टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स को फिर उसके बाद क्या किया, रेलिवेंसी में आने लगे ये प्रिंसिपल्स। कोई भी अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाने लगा हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल टाइज देखे जाने लगे, इफेक्टिव ऑक्यूपेशन किसका है, रेस नलिस है कि नहीं है, ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ के जो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं उन पर बात होकर के जजमेंट देना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। ये समझ में आया आइसलैंड ऑफ पाल्मास का केस आपको। नेक्स्ट है असाइलम केस। असाइलम केस है कंबोडिया वर्सेस पेरू, 2 पार्टीज के बीच में, 1950 का जजमेंट है। द केस रिवॉल्व अराउंड द ग्रांटिंग ऑफ असाइलम बाय कंबोडिया टू पेरुवियन सिटीजन हु वाज इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्टेड इन पेरू। देखिए असाइलम में हमने बात की थी कि असाइलम जो कंट्री है वो ग्रांट करती है। असाइलम का मीन्स अपने अंदर शरण देना, सिंपली अगर हिंदी में देखिए कि शरण देती है दूसरे कंट्री के सिटीजन को। तो ये जो केस रिवॉल्व था ये भी असाइलम ग्रांट जो की थी कंबोडिया ने पेरू के एक सिटीजन को, और जो पेरू के जिस सिटीजन को ग्रांट की थी उस सिटीजन ने पेरू में एक पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था, ठीक है। पेरू क्लेम दैट जो कोलंबिया वायलेट्स इट्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ बाय ग्रांटिंग असाइलम टू हेयाडीला टोरी, नेम होगा, ठीक है। पेरू आर्ग्यूड दैट ग्रांटिंग असाइलम टू एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल अपराइजिंग अगेंस्ट अ सोवरेन गवर्नमेंट constituted an interference in its internal affair।
Peru sought a declaration from the ICJ that Colombia action were unlawful and in violation of international law. देखिए, अब कंबोडिया ने क्योंकि पेरू के सिटीजन्स को असाइलम अपनी कंट्री में दिया, और वो जो पेरू है वो क्यों अगेंस्ट थी सिटीजन को असाइलम देने की, क्योंकि उस सिटीजन ने जो पेरू एक कंट्री है वहाँ पे क्या किया था, उस पर्टिकुलर सिटीजन ने पॉलिटिकल अपराइजिंग की थी, ठीक है, असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था एक सोवरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम असाइलम पढ़ते हैं तो हमने असाइलम में ही पढ़ा था कि पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को असाइलम मिलता है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल ऑफेंडर ने किसी भी तरीके की ह्यूमैनिटी के लॉज के अगेंस्ट काम किया है, लॉ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम किया है, लॉ ऑफ वॉरफेयर के अगेंस्ट काम किया है, कोई भी ऐसा क्राइम किया जिसमें इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो ऑफेंडर पॉलिटिकल ऑफेंडर नहीं हो क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है। तो पेरू ने यही बात की कि क्योंकि वो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिटीजन ने जो पेरू की जो सोवरेन गवर्नमेंट है उसको क्या किया, उसके पॉलिटिकल असैसिनेशन पे बात कर रहा था वो, ठीक है, उस गवर्नमेंट को हटाने के लिए उसने बहुत सारे अटेम्प्ट कर रहा था, ठीक है। तो पेरू ने कहा कि हमारी जो सोवरेन गवर्नमेंट है उसके इंटरनल अफेयर्स में ये इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको कभी भी कोलंबिया पेरू के सिटीजन को असाइलम नहीं ग्रांट कर सकता, और अगर ग्रांट किया है तो ये अनलॉफुल असाइलम ग्रांट किया है और इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में है, ठीक है। अब की पॉइंट्स किस पे ये जजमेंट दिया गया, राइट टू ग्रांट असाइलम। आईसीजे ने एफर्म किया कि स्टेट हैज सोवरेन राइट टू ग्रांट असाइलम टू इंडिविजुअल ऑन देयर डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस। However, this right should be exercised in a manner taking into account the right of a territorial state and principle of non-interference। देखिए, पहली चीज उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रीमाइस में असाइलम दिया था, ठीक है, कोलंबिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रीमाइस में असाइलम दिया था। डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस मतलब जो भी एम्बेसी है, ठीक है, उसकी जो प्रीमाइसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर उनको असाइलम दे दिया था, ठीक है। तो पहला जो आईसीजे ने देखा कि क्या उसके पास राइट है कोलंबिया के पास डिप्लोमेटिक प्रीमाइस में असाइलम ग्रांट करने का, ठीक है, तो ये देखा गया कि हाँ राइट है, सोवरेन राइट उस कंट्री का है, कोलंबिया का सोवरेन राइट है कि वो किसको असाइलम ग्रांट कर रही है, पहली चीज, ठीक है। हाउएवर दिस राइट शुड बी एक्सरसाइज्ड इन अ मैनर, लेकिन ये राइट हमेशा एक्सरसाइज होता है किसके मैनर में, जो टेरिटोरियल स्टेट है एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, ये आईसीजे ने बोला। ड्यूटी टू कंसिडर इम्पैक्ट, द कोर्ट नोटेड दैट व्हाइल कंबोडिया हैड अ राइट टू ग्रांट असाइलम, इट आल्सो हैज द ड्यूटी टू कंसिडर द नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इट्स रिलेशन विद पेरू, ठीक है। दूसरी चीज, आपने असाइलम तो दे दिया, लेकिन आपके रिलेशन में कंबोडिया और पेरू के रिलेशन में क्या पोटेंशियल कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, इन सबको भी देखना होता है। इन दिस केस कंबोडिया शुड हैव टेकन इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट हेयर डी लोरा टोरी वाज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल अपराइजिंग अगेंस्ट पेरुवियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो पेरुवियन जो गवर्नमेंट थी पेरू में, उसके अगेंस्ट वो पॉलिटिकल अपराइजिंग के लिए के ऑफेंस में, ठीक है, उन्होंने उसको शरण दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इस वजह से आप दोनों के जो रिलेशंस हैं फॉरेन अफेयर्स उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। नॉन इंटरफेरेंस, द कोर्ट एम्फसाइज्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ग्रांटिंग असाइलम टू इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज अगेंस्ट टेरिटोरियल स्टेट गवर्नमेंट कुड बी सीन एन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे कि असाइलम ग्रांट करना किसके राइट है, असाइलम ग्रांट करना उस सोवरेन स्टेट का राइट है, ठीक है, जिसने उसको असाइलम दिया है, उसकी सोवरेनिटी पे बात है। आपको बहुत सारे इम्पैक्ट को कंसीडर करना होता है, ठीक है, आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर जिस सिटीजन को आपने असाइलम दिया है उसका ऑफेंस क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, और जिसको असाइलम देने की वजह से आप दोनों कंट्रीज के रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा नॉन इंटरफेरेंस, उन्होंने कहा असाइलम जब भी दिया जाता है इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज अगेंस्ट द टेरिटोरियल स्टेट गवर्नमेंट कुड बी सीन एज इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर माना जाएगा, ठीक है। असाइलम देना एक इंडिविजुअल को इन एक्टिविटीज उस चीज के लिए असाइलम देना जो एक टेरिटोरियल स्टेट की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो उसने काम किया है, तो वो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर माना जाएगा। लेकिन जो आउटकम था, द आईसीजे डिड नॉट रूल दैट कंबोडियाज एक्शन वाज unlawful. Instead, it highlight the importance of consider the potential impact of granting asylum on international relations. Judgment recognize balance between right to grant asylum and principle of non-interference. देखिए,
आईसीजे ने क्या किया, आईसीजे ने अपनी जजमेंट में कहीं पे भी कंबोडिया ने का जो एक्शन है वो लॉफुल है अनलॉफुल है कुछ भी डिसाइड नहीं किया। उन्होंने सिंपली ये 3 प्रिंसिपल दिए और बोले कि आप अगर असाइलम दे रहे हैं तो आप इन 3 फैक्टर को कंसिडर करिए, ठीक है। आपके असाइलम देने से अगर रिलेशन खराब हो रहे हैं पेरू गवर्नमेंट से तो इट्स अपॉन यू, अगर आपको असाइलम फिर भी देना है आप दीजिए, ठीक है। द जजमेंट रिकॉग्नाइज बैलेंस बिटवीन राइट टू ग्रांट असाइलम एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपका राइट है कि आप असाइलम दें, ठीक है, लेकिन आपका ये राइट भी नहीं है कि आप दूसरी स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें उसको इंटरफेयर करिए, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए इस केस में, ठीक है। और ये केस ही इतना इंपॉर्टेंट है, जब भी असाइलम केस आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ऐसे आता है कि असाइलम केस, ठीक है, रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस के अंदर असाइलम मिला तो डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस बोल देंगे, ठीक है। असाइलम से रिलेटेड कोई भी पॉइंट दे सकते हैं वो, ठीक है, कि ग्रांटिंग असाइलम, ठीक है, कंसिडर इम्पैक्ट, नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल या इम्यूनिटी, ये सारे आपको मैच द फॉलोइंग में ऐसे दे देते हैं, ठीक है। और आपको फिर कंसिडर करना पड़ता है कि असाइलम केस में कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या, तो जजमेंट में कंबोडिया ने अनलॉफुल एक्ट किया कि लॉफुल एक्ट किया, इस पर कुछ भी बात नहीं हुई। बात सिर्फ यही हुई कि बैलेंस लेकर के चलना है, ठीक है। आपको राइट टू ग्रांट असाइलम, आपको इसका इम्पैक्ट और अपना नॉन इंटरफेरेंस, ये तीनों चीज़ों को कंसिडर करके आपको असाइलम ग्रांट करना है। और आगे के लिए भी ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो गए कि आगे भी अगर कोई भी कंट्री असाइलम दे रही है तो इन 3 प्रिंसिपल्स को देख करके असाइलम दे। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आई थिंक चीज़ें समझ में आई हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसी के आगे की केस लॉस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।